नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। संसद में जारी है गतिरोध को लेकर चर्चा होगी। बता दें कि मणिपुर पर पीएम मोदी के बयान पर अड़ा है विपक्ष और ऐसे में पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। संसद बैठक होने जा रही है। 9:30 का वक्त बताया था, बैठक शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। संसद में जारी गतिरोध को लेकर यह बैठक हो रही है। मणिपुर पर पीएम मोदी के बयान पर लगातार विपक्ष अड़ा हुआ है, जिसके कारण विपक्ष संसद में हंगामा कर रहा है और संसद का सत्र नहीं चल पा रहा है। एक के बाद एक स्थगित तो होती चली जा रही है और ऐसे में संसद में जारी है गतिरोध और इसी गतिरोध को लेकर पीएम मोदी चर्चा करने वाले हैं। बता दें कि मणिपुर पर पीएम मोदी के बयान पर विपक्ष लगातार अड़ा हुआ है और ये मीटिंग होने जा रही है। बता दें 9:30 का वक्त बताया गया था। अब बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। संसद में जारी गतिरोध को लेकर चर्चा होगी। लगातार विपक्ष एक ही मांग को लेकर अड़ा हुआ है कि पीएम मोदी संसद पहुंचे और दोनों सदनों में वो बयान दे मणिपुर को लेकर। इसलिए विपक्ष लगातार हमलावर है। सत्ता पक्ष पे विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेर रहा है और ऐसे में यह हंगामा देखने को मिल रहा है आए दिन संसद भवन में। बता दें कि मानसून सत्र चल रहा है और ऐसे में आज चौथा दिन है। आज भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। मणिपुर पर पीएम मोदी के बयान पर लगातार विपक्ष अड़ा हुआ है और इसीलिए हंगामा दोनों सदनों में देखने को मिल रहा है। कार्रवाई एक के बाद एक स्थगित होती हुई नजर आ रही है और ऐसे में आज ये संसदीय बैठक जो है वो होने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। संसद में जारी गतिरोध को लेकर चर्चा की जाएगी इस बैठक में और बता दें कि मानसून सत्र के दौरान लगातार हंगामे देखे जा रहे हैं और इसी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं बैठक करने के लिए। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। और पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के पकड़े जाने के बाद अब पूरे प्रदेश में पुलिस और एटीएस एक्टिव है। अलीगढ़ में सोमवार को एटीएस की लोकल यूनिट और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी करते हुए कोतवाली थाना क्षेत्र के ऊपरकोट इलाके से 17 रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए 17 रोहिंग्या में से 7 पुरुष हैं जबकि 10 महिलाएं हैं। इसके साथ 8 बच्चे भी हैं जिनको उनके परिवार के साथ पुलिस अपने साथ लाई है। जांच में इन सभी के पास किसी तरीके के वैध दस्तावेज नहीं मिले हैं, जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को विदेशी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया है और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं पूछताछ से पता चला है कि पकड़े गए रोहिंग्या म्यांमार के रहने वाले हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रदीप पुंडीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कितने लोगों का आंकड़ा बताया जा रहा है जिनको अपने साथ लेके आई है पुलिस? देखिए स्वीटी, आपको बताते हैं अलीगढ़ में जो है तकरीबन 17 रोहिंग्या पकड़े थे, जिनमें से 7 जो है पुरुष है और 10 महिलाएं और बच्चे हैं। ये पूरी जो घटना स्टार्ट हुई क्योंकि एटीएस को सूचना मिली कि कुछ लोग जो है नगर में आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त, जिसमें से हसन नाम से जो व्यक्ति है ब्रोकर था वो अलीगढ़ का बताया जा रहा था। हालांकि पुलिस और एटीएस की छापेमारी में सामने ये आया है कि जो हसन नाम से व्यक्ति है वो खुद भी म्यांमार का रहने वाला रोहिंग्या है। जी, कितनी जगह छापेमारी हुई है? अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ के साथ में मथुरा में, बुलंदशहर में, हापुड़ में, गाजियाबाद में 5-6 जगहों में छापेमारी की है। वहीं अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ थाना कोतवाली का एक महमूद नगर वहां पर की गई है और जमालपुर में की गई है। अलीगढ़ में जो छापेमारी 2 जगह हुई, हालांकि 2 जगह से 17 लोग जो बरामद किए पुलिस ने और उनको जेल भेज दिया। वहीं अन्य स्थानों पर छापेमारी आज और कल में हो सकती है, और ज्यादा इनपुट मिल रही है। तो क्या पुलिस की कार्रवाई, एटीएस की कार्रवाई इसी तरीके से आगे जारी रहेगी प्रदीप? बिल्कुल, क्योंकि अभी जो सूत्रों से जानकारी मिली है, साफ तौर पर कहना है कि आज की पुलिस को रिपोर्ट है कि अलीगढ़ में और भी ज्यादा संख्या में रोहिंग्या हो सकते हैं, क्योंकि करीब 200 से 250 रोहिंग्या की बात सामने निकल के आ रही है। हालांकि जो गिरफ्तारी वह भी 17 लोगों की हुई है, तो पुलिस इसको भी छापेमारी एटीएस की और पुलिस की दोनों की छापेमारी अभी चलने के आसार हैं। कितने दिनों से ये रह रहे थे? पुलिस को कानो-कान खबर तक नहीं हुई? बिल्कुल, ये पुलिस की कहीं ना कहीं नाकामयाबी है, क्योंकि इतने बड़े 3-4 साल से रोहिंग्या जो यहाँ पर रह रहे हैं और ये 2016 में ये इंडिया में आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस कोई सूचना नहीं मिली। कहीं ना कहीं लोग सूचना पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है, क्योंकि अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ की पिछले 3-4 साल से रोहिंग्या लगातार रहते आ रहे हैं और इसकी जो अभी भी पुलिस के पास जो सूचना है कि तकरीबन 200 से 250 रोहिंग्या हो सकते हैं, जिनमें से सिर्फ अभी 17 बरामद हुए। तो कहीं ना कहीं ये नाकामयाबी तो है ही। पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन आगे क्या कुछ प्रोसेस होगा, क्या कार्रवाई होगी आगे?
देखिए, जो विदेशी नियम की जो धाराएं हैं उनके अंतर्गत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया और इनको जेल भेज दिया गया है। हालांकि इनसे भी जब पूछताछ की जा रही है, पुलिस इनको रिमांड पर लेने की कोशिश कर रही है ताकि इनके जो अन्य साथी हैं, अन्य स्थानों पर छुपे हैं, उनको भी पकड़ा जा सके। जी। क्या आगे इसी तरीके की कार्रवाई जारी रहेगी और कितनी जगह और छापेमारी हो सकती है, कोई जानकारी आई है क्या प्रदीप? देखिए, पुलिस ने अभी फिलहाल 17 लोगों को गिरफ्तार किया और इनकी सूचनाएं उसके आधार पर पुलिस के जो मिलने वाले हैं, जो इनके साथी है, इनको ढूंढने की कोशिश कर रही है। फिलहाल जो छापेमारी की गई को दूसरे की गई है, जैसा कि मैंने बताया कि अभी 200 से 250 के और ज्यादा रोहिंग्या की रिपोर्ट है पुलिस के पास में। तो तकरीबन, क्योंकि ये रोहिंग्या है, अलग अलग स्थानों पर जाते हैं, एक जगह रुकते नहीं, अलग अलग गुटों में बच जाते हैं, काम करते हैं, तो पुलिस को भी काफी मुशक्कत करनी पड़ेगी इनकी गिरफ्तारी को लेकर। हालांकि अभी पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, इनको रिमांड। महिलाएं और बच्चे भी दिख रहे हैं इन तस्वीरों में प्रदीप। बिल्कुल, 17 लोगों की गिरफ्तारी की है यहाँ पे अलीगढ़ में, जिसमें से 7 जो है वो पुरुष है और 10 जो है महिलाएं। इसमें से 4 जो है बच्चे हैं और 6 जो महिलाएं हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई है ये, और यहाँ पे रोहिंग्या को पुलिस ने पकड़ा है और आगे की कार्रवाई इसी तरीके से जारी रहेगी, ये पुलिस की तरफ से कहना है। और भी ज्यादा छापेमारी इस पे आगे आने वाले समय में हो सकती है। तो बड़ी कार्रवाई हुई है, ना सिर्फ अलीगढ़ बल्कि कई अलग अलग जगहों पे जो है ये छापेमारी की गई है। एटीएस व अलीगढ़ पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में थाना कोतवाली नगर के मखदूम नगर क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवास कर रहे 7 पुरुष व 10 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ पर इनसे पता चला कि ये मूलतः म्यांमार के रहने वाले हैं। पूर्व में भी जिला पुलिस द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में इन लोगों पर कार्रवाई हेतु अभियान चलाए गए हैं और जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध विदेशी अधिनियम की सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना नदी के बाद अब हिंडन नदी का पानी उफान पर है। हिंडन नदी का पानी नोएडा और गाजियाबाद के कई इलाकों में भर गया है, जिसके बाद बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत शिविर लगाए गए हैं। वहीं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस बल के साथ बाढ़ राहत शिविरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और एसडीआरएफ टीम और पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। फर्रुखाबाद के राजेपुर क्षेत्र के चित्रकूट डीप में बाढ़ के पानी से 3 युवक डूब गए। बता दें कि जिसमें 2 की मौत हो गई है और सड़क पर बाढ़ के पानी में नहाते वक्त तीनों युवक तेज बहाव में बहकर तालाब में जा डूब गए, जिसमें एक को सकुशल निकाल दिया गया है। लेकिन मृतक युवकों के परिजनों ने पुलिस के सामने सकुशल निकले युवक के साथ जमकर मारपीट की, जिस वजह से मृतक युवकों के परिजनों के विरोध के चलते पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। और रायबरेली में इलाज के नाम पर बढ़ती गई लापरवाही पर मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने सत्यम हॉस्पिटल में तालाबंदी के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने डीएम को उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर जांच कराने के साथ ही अस्पताल के लाइसेंस को तत्काल निलंबित करते हुए सभी चिकित्सीय सेवाएं रोकने के आदेश दिए हैं। कमिश्नर के आदेश के बाद एक और जहां मृत नवजात राघव और उसके पिता को इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी है। बता दें कि मासूम को वीगो लगाने में बढ़ती गई लापरवाही के कारण नवजात का बायां हाथ सड़ गया था, जिस वजह से उसकी मौत हो गई थी। तो बता दें कि अस्पताल की लापरवाही निकल के सामने आई है। उन्होंने वीगो लगाने के समय लापरवाही बरती और इसके बाद से मासूम का एक हाथ सड़ गया, जिसके कारण उसकी जान चली गई। और ऐसे में यह हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही निकल के सामने आ रही है। इस पर एक्शन लिया गया है और बता दें कि मासूम की गलत इलाज के कारण जान गई है, जिसके कारण हॉस्पिटल पे एक्शन लिया गया है। और मंडलायुक्त ने पीड़ित की फरियाद सुनी है और इसके बाद से पीड़ित के
परिजनों के अंदर उम्मीद की रोशनी दिखी है। तो लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है अस्पताल का। बता दें कि लापरवाही निकल के सामने आई, जिसके बाद से एक मासूम की जान चली गई। तो मंडलायुक्त के कार्रवाई के बाद बता दें कि लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है और अस्पताल को बंद कर दिया गया है, क्योंकि अस्पताल की लापरवाही निकल के सामने आई है और अस्पताल की लापरवाही के कारण एक बच्चे की जान चली गई है। हापुड़ के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के गांव आलमपुर दहपा में चारा लाने गए 3 मासूम पानी से भरे गड्ढे में गिर गए, जहां 2 मासूम बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो गई, तो वहीं एक बच्चे को खेतों पर काम कर रहे किसानों ने बचा लिया। बता दें कि मासूम बच्चे बुग्गी लेकर खेतों पर चारा लाने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में बुग्गी पलट गई। तो चारा लेने के लिए बच्चे जा रहे थे और ऐसे में बड़ा हादसा हो गया। बुग्गी पलट गई और तीनों बच्चे डूब गए, जिसमें से एक की जान बचा ली गई है। 2 बच्चे इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। पानी में डूबने से 2 बच्चों की जान चली गई है। एक बच्चे को वहां के किसान ने बचा लिया है। तो चारा लेने गए थे बच्चे और ऐसे में ये बड़ा हादसा हो गया। बुग्गी पलटने से 2 बच्चों की जान चली गई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शक्ति ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति, कैसे हुआ ये हादसा? बिल्कुल श्रुति, आपको बता दें ये पूरा मामला लप्पा कोतवाली के आलमपुर दहपा गांव का मामला है, जहां 3 छोटे बच्चे अपने पिता के साथ खेत पर चारा लेने के लिए जा रहे थे। बताया जा रहा है जिस रोड से जा रहे थे वो छोटी रोड थी, काफी छोटी रोड थी। सामने की तरफ से भी एक अन्य घोड़ा गाड़ी आ जाती है और उससे टकराने के बाद जिस घोड़ा गाड़ी में ये तीनों बच्चे अपने पिता के साथ बैठे थे, ये पलट जाती है और सड़क के किनारे करीब 10 फुट गहरे गड्ढा था, जिसमें पानी भरा हुआ था, बारिश का पानी भरा हुआ था। तीनों बच्चे और उनका पिता उसमें गिर जाते हैं। उसके बाद शोर शराबा सुनकर और पास काम कर रहे किसान वहां मौके पर पहुंचते हैं और इसमें से उनके पिता को और एक बच्चे को बचा लिया जाता है। 2 मासूम बच्चों की वहीं मौत हो जाती है। बताया जा रहा है मरने वालों में हर्ष है और दूसरा विशाल है, जिनकी उम्र 7 साल और 11 साल बताई जा रही है। दोनों बच्चों की मौत से गाँव में मातम पसरा हुआ है, गाँव में हाहाकार मचा हुआ है। 2 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है। जी स्वीटी। तीसरे बच्चे की हालत कैसे बताई जा रही है शक्ति? स्वीटी, जो तीसरा बच्चा है और उनके पिता है, उन्हें किसान जो वहां मौके पर मौजूद थे उन्हें तत्काल निकाल लिया गया था, तो उनमें किसान की और उसके तीसरे बच्चे की जान बच गई है। लेकिन इन दोनों बच्चों को जो वहां मौजूद किसान थे जल्दी निकाल नहीं पाए और पानी में काफी देर रहने के चलते इन दोनों बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। स्वीटी, यानी कि समय रहते अगर दोनों बच्चों को निकाल लिया जाता तो उनकी भी जान बच जाती। बिल्कुल स्वीटी, अगर समय से उन बच्चों को भी गड्ढे से बाहर निकाल लिया जाता तो बच्चों की जान बच सकती थी, लेकिन वो दोनों बच्चे समय से गड्ढे से बाहर नहीं निकाले गए और जिसके चलते दोनों बच्चों की मौत हुई है। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। 7 साल और 11 साल दोनों बच्चों की उम्र है। हर्ष और विशाल दोनों मृतक बच्चों के नाम बताए जा रहे हैं। पिता का बयान निकल के सामने आया है पूरे मामले पे? जी स्वीटी, सवाल दोहराएंगे? पिता का बयान निकल के सामने आया है? जी बिल्कुल, अभी पिता भी पानी में डूबे हुए थे। पिता के आंखों के सामने दोनों बच्चों ने दम तोड़ा है, तो वो कुछ भी कैमरे पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। गहरा सदमा पिता को पहुंचा हुआ है, तो कहीं ना कहीं पिता के सामने ही दोनों बच्चों ने दम तोड़ा है, दोनों मासूम बच्चों ने दम तोड़ा है। तो इस समय पिता सदमे से बाहर नहीं आ पाए हैं और कैमरे पर कुछ ही बोलने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो पानी से भरे गड्ढे में गिरे थे 3 बच्चे, जिनमें से एक को बचा लिया गया है, 2 की जान चली गई है। और हापुड़ में ग्राम बलवापुर में एक शराब की दुकान के कर्मचारी ने युवक की जमकर पिटाई कर दी है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ओवर रेटिंग को लेकर युवक के साथ मारपीट की गई है, तो वहीं आरोपी सेल्समैन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जब 130 रुपए हमने पैसे मांग रहे हैं, तो पैसे मांग रहे हैं, फोन करो तो गिराई करो। फोन कहा भैया? क्या रुपए जी मांगे मैं तेरे से? 130। यू कैन क्या रुपए किया? 130। फोन कैसे करा फिर? जब अब फोन थोड़े करा भैया मैंने। फोन ना करा तो अब की है सबके सामने फोन फोन ना कहा भैया। क्या रुपए कहने यू? 130 की। तो उसने रुपए मांगे 130। जब 130 फोन क्या करा?
बदायूं जिले के उसावा थाना क्षेत्र के गौतरा पट्टी गांव में चारपाई पर सो रहे 1.5 महीने के बच्चे को रविवार रात बिल्ली उठा के ले गई। परिवार वाले शोर मचाते हुए दौड़ते तो बिल्ली के मुंह से बच्चा छूट गया और छत से आंगन में जा गिरा, जिसके कारण बच्चे की मौत हो गई है। परिवार वालों ने सुबह बच्चे के शव को दफन कर दिया। तो मासूम की जान चली गई है क्योंकि जंगली बिल्ली उठा के ले गई थी और ऐसे में बिल्ली के मुंह से बच्चा छूट गया और आंगन में जा गिरा। और बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए बिसात बिछा रही है। वो विपक्षी पार्टियों के नेताओं को अपने पाले में लाने के लिए लगी हुई है। दारा सिंह चौहान के बाद सोमवार को लखनऊ के पार्टी कार्यालय में सपा आरएलटी के 15 से ज्यादा और बड़े नेताओं ने भाजपा का दामन थामा है। इसमें सबसे बड़ा नाम है पूर्व सांसद अंशुल वर्मा का, जो दारा सिंह चौहान की तरह एक बार फिर से बीजेपी में घर वापसी कर रही है। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी का मिशन कुनबा जोड़ो। के एक साथ एक मंच पे आने से भारतीय जनता पार्टी में निराशा है, हताशा है, घबराहट है। इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी जो 5 साल में एनडीए को भूल गई थी, वो एनडीए के सहयोगियों को आज याद कर रही है, उनकी बैठक कर रही है। उत्तर प्रदेश में वो दूसरे दलों से आए हुए लोगों को ज्वाइनिंग करा रही है, जिससे जनता में ये संदेश जाए कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी आज कमजोर हो चुकी है क्योंकि वो हर मोर्चे पे फेल है। किसान, मजदूर, नौजवान वो बेरोजगारी और महंगाई पे सवाल पूछ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी विपक्षी दलों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। महीने में 2 बार इस तरह के बड़े ज्वाइनिंग के कार्यक्रम रखे गए। साफ है, मिशन 80 पर जोर शोर से बीजेपी जुट गई है। इसलिए अब उसने विपक्षी दलों के सभी नेताओं के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं, जो किसी न किसी वजह से अपने दल से नाराज चल रहे हैं। यानी बीजेपी का मिशन जारी है, कुनबा बढ़ाओ, वोट पाओ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और झारखंड से कांग्रेसी विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी एक बार फिर चर्चा में बने हुए हैं। अपनी बयानबाजी के चलते डॉक्टर इरफान अंसारी सवालों के घेरे में फिर से एक बार घिरते हुए नजर आ रही है। ऐसा ही क्यों है? बयान भी हद से ज्यादा संवेदनशील मुद्दों पर भी लेकर उनकी तरफ से दिया जाता है। कांग्रेसी
कर रहा होगा। कोई भी भाजपा को वोट करेगा समझ लीजिएगा उसकी बच्ची के साथ भाजपा रेप कर रहा होगा। याद रखिएगा। इसी तमाम लोगों से मैं कहूंगा कि एकदम भाजपा से दूरी बना के रखिए, मत बिकिए। एकदम अपनी बहनों का सम्मान चाहते हैं, समाज का सम्मान चाहते हैं, परिवार का सम्मान चाहते हैं, भाजपा से हटिए आप। अब यहाँ इरफान ने बयान दिया, वहाँ बीजेपी गुस्से से आग बबूला हो उठी, क्योंकि बयान भी तो सीधे बीजेपी नेताओं के चरित्र से जुड़ा था। मैदान में भाजपाई भी कूद पड़े और इरफान को ललकारते हुए चेतावनी दे दी कि वो माफी मांगे वरना जेल जाने के लिए तैयार रहे, क्योंकि बीजेपी अब उनके इस बयान के खिलाफ ऐलाने जंग कर रही है। कि जेल से लौटने के बाद लगता है इरफान अंसारी का मानसिक संतुलन पूरे तरीके से गड़बड़ा गया है, तभी वो अनाप शनाप जो भी मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं। और ऐसे भी इनका पिछला रिकॉर्ड भी देखें तो ये अपने आला कमान को खुश करने के लिए कुछ भी बोल दे रहे हैं। खास करके जब से इनकी गिरफ्तारी हुई है, ये अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं और ये बहुत निंदनीय है। हम इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेते हैं। अविलंब मांग करते हैं कि इरफान अंसारी माफी मांगे, नहीं तो हम कानून सम्मत कार्रवाई करने की भी सोचेंगे। और प्रधानमंत्री ने मणिपुर की घटना को विभत्स बताया था और इस पर कड़ी कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन जो पश्चिम बंगाल में हुआ, जो बिहार में हुआ और झारखंड में 5,500 से ज्यादा बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, राजस्थान में सबसे ज्यादा बलात्कार की घटनाएं हुई है पूरे देश में, उस पर इरफान अंसारी मौन है। जाहिर तौर पर ऐसे जिहादी मानसिकता वाले लोग सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं और सिर्फ देश में सांप्रदायिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। हम मांग करते हैं कि ऐसे बयान देने के लिए इरफान अंसारी की अविलंब राज्य सरकार गिरफ्तारी करे और कानून सम्मत कड़ी कार्रवाई करे। जामताड़ा की सड़कों को बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के गाल से ज्यादा चिकना बनाने की बात हो या फिर द केरला स्टोरी को लेकर झारखंड में सिनेमा हॉल के मालिकों को इस फिल्म लगाने पर तोड़फोड़ की धमकी। इतना ही नहीं, देश के चर्चित कथावाचक बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री को मंच से ही अल्लाहू अकबर का नारा लगाने की चुनौती देने वाले इरफान के न जाने कितने विवादित बयानों के किस्से हैं जो सियासी सुर्खियां बने। मगर इस बार जो बयान इरफान ने दिया है, बीजेपी आसानी से उन्हें बख्शेगी लगता तो मुश्किल है। राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।